नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 22 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। चाहे भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई खबर हो, या आम जनता से कोई संबंधित खबर हो, या राजनीतिक मुद्दा हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप भर्ती परीक्षा के संबंध में केवल खबर दीजिए, तो भैया यह न्यूज़ चैनल है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से हमेशा सही और सटीक खबर दी जाती है। जो खबरें गोदी मीडिया के माध्यम से आपको पता नहीं चलती हैं, इस चैनल के माध्यम से पता चलती हैं, आपको बताने का प्रयास किया जाता है। इसलिए समाचार पत्रों की कटिंग को देखने से अच्छा है समझने का प्रयास करें। तो जितना भी समाचार पत्र का कटिंग होता मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ हकीकत क्या है और फंसाना क्या है। तो वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की भर्ती के बारे में। आरपीएससी का अनुमानित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अनुमानित वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर शनिवार को लागू हो गया है। इस कैलेंडर के अनुसार पहली परीक्षा 25 व 26 फरवरी को आरएएस मुख्य परीक्षा के आयोजन से होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर ने 22 दिसंबर को आयोग के स्थापना दिवस पर यह कैलेंडर जारी किया है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, और सभी राज्य को भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। राजस्थान तो जारी कर दिया है और इसका पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी SSS भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे और यूपी SSS का हाल सभी राज्य करें। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐसा आयोग है जो अपनी भर्ती परीक्षा कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। जितना भी परीक्षा का जिक्र यूपी SSS के कैलेंडर में किया गया था, एक भी समय पर नहीं हुआ है। इक्का दुक्का अगर हो गया हो तो आपका भाग्य होगा। फिलहाल आप एक बार जरूर चेक करिएगा। अगली अपडेट है कि जल्द जारी होगा कैट का रिजल्ट, 2 लाख उम्मीदवार हुए थे शामिल। तो जयपुर की खबर है, जयपुर के समाचार पत्र में यह खबर आया हुआ है। तो कैट का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इसके संबंध में जानकारी दी गई है, खासकर जयपुर एडिशन में। अगली अपडेट है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर, एनटीपीसी को लेकर। आपको मालूम होगा कि एक भर्ती परीक्षा को पूरा करने के लिए रेलवे के द्वारा कम से कम 3 से 4 वर्ष लगाया जाता है। 2019 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ग्रुप डी की परीक्षा पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। परीक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के आयोजन पर फिर से सवालिया निशान। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के आयोजन पर फिर से सवालिया निशान लग गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए कई राज्यों द्वारा भीड़ के एकत्रित होने पर लगाई जा रही पाबंदियों से परीक्षा टल सकती है। तो यानी कि बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू किए जाने की संभावित तिथि घोषित की गई है, परंतु देश में ओमिक्रॉन के मामले में लगातार वृद्धि के कारण परीक्षा तिथि में परिवर्तन होना भी निश्चित है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। भारत नहीं, कई देशों में खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका का हालत बहुत ही बदतर है। 5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख 24 घंटे में केस आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षाएं टल सकती हैं ओमिक्रॉन के खातिर, लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। अगर तैयारी आपकी बेहतर रहेगी तभी आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा 23 तारीख से कराने की तैयारी थी। आरआरबी एनटीपीसी के बारे में आपको जानकारी होगी। ग्रुप डी की भी चर्चा थी, लेकिन सब पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। इसके संबंध में अंतिम निर्णय 15 जनवरी 2022 के बाद होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा।
अगली खबर है कि निजी स्कूल नहीं मानते शिक्षा विभाग के निर्देश, शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर की बजाय अपनी सुविधा के अनुसार किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्राथमिक स्कूलों को, उच्च प्राथमिक स्कूलों को निजी क्षेत्र में झोंक दिया जाएगा, उस समय क्या स्थिति होगी, क्या सरकार की वैल्यू होगी, क्या शिक्षा विभाग की वैल्यू होगी। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे और भविष्य में प्रशिक्षुओं के लिए खतरे की घंटी है, जो कि डीएलएड, बीटीसी या बीएड किए हुए हैं या कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं एक खबर, उस खबर को आप देखिएगा, उसके बाद समझिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप एक दूसरी खबर देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक खबर है कि संस्कृत के विकास पर रहेगा जोर, अखिलेश यादव ने कहा। सपा अध्यक्ष ने परशुराम मंदिर के लोकार्पण पर कहा कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हम सर्व समाज की। मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों का क्या हाल है, जैसा कि लोग बताते हैं वैसा है या उससे अच्छा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, कई लोगों का आरोप है कि वर्तमान सरकार में ठाकुरवाद है और ब्राह्मणों की वैल्यू नहीं है। अगर ब्राह्मण का कोई विवाद हो जाए, मुस्लिम का कोई विवाद हो जाए, तो मुस्लिम के साथ सरकार खड़ी रहती, ब्राह्मणों के साथ नहीं। हमने कई मीडिया के माध्यम से भी सुना, कई पत्रकारों के मुंह से सुना, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आम जनता ज़मीनी हकीकत से अगर आप बात करेंगे, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में, और ब्राह्मणों से बात करेंगे तो कहेंगे यह ठाकुरवादी सरकार है, ब्राह्मणों का कोई वैल्यू नहीं। किसी भी सरकार में वैल्यू नहीं था, इस सरकार में खासकर देखिए, सपा में और बसपा में इतना प्रताड़ित ब्राह्मण नहीं होते थे जितना वर्तमान सरकार में, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसमें कितनी हकीकत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है जो आपके लिए हितकारी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, वह भी संविदा पर। लेकिन इनका कहना है हमारी सरकार बनेगी तो जो भी पद रिक्त होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर संस्कृत विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, क्योंकि संस्कृत विद्यालयों का हाल प्राइमरी से भी बदतर है। अब महाविद्यालय देख लेंगे तो आप कहेंगे तबेला है, ऐसी स्थिति कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, महाविद्यालय की तरह दिखना चाहिए, वर्तमान में किस तरह से दिख रहा है आप देखिएगा। यही हमारी संस्कृति है, यही ब्राह्मणों का सम्मान है और ब्राह्मणों की शान संस्कृति है। और संस्कृति पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार क्या फोकस कर रही है? आप जाकर संस्कृत विद्यालय देख लीजिए, महाविद्यालय देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या स्थिति है, क्या प्राथमिक से अच्छी स्थिति है या प्राथमिक से बदतर स्थिति है। आप एक बार देखिएगा। और अखिलेश यादव ने जो बात कही है, मैं इसका समर्थन करता हूं, आप भी करेंगे। देखिए, भर्तियां परमानेंट होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि अध्यापक से लेकर अन्य सभी पद, चाहे ग्रुप डी के हों, चाहे सी के हों, कोई भी पद हो, क्लर्क, सभी पदों को भरा जाएगा। क्या वर्तमान सरकार के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान या अन्य पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कभी सरकारी नौकरी पर जिक्र किया जा रहा है? बेरोजगारी पर जिक्र किया जा रहा है? महंगाई पर जिक्र किया जा रहा है? जो सरकार महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर बात करेगी, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर, धर्म की राजनीति को छोड़कर, उसी को लोग समर्थन करेंगे। अभी मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में कई प्रकार की खबरें निकली हैं, उसको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब लोग क्या कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए? क्या आपको बेरोजगारी दूर करनी है? क्या आपको रोजगार चाहिए? अगर रोजगार चाहिए तो उसी के बारे में आपको सोचना होगा जो सरकारी नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई पर बात करें, विकास पर बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करें, शिक्षा पर बात करें। आपको एक बार सोचना होगा, समझना होगा, तभी मतदान करना होगा। यह आपका अधिकार है और आपके पास इतना सोचने की क्षमता है कि आप अपने हिसाब से अपने हित को देखते हुए मतदान कर सकते हैं। अगली अपडेट है, सूची आज सार्वजनिक होने के आसार कम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची आनी चाहिए आज, लेकिन आने के आसार कम है। आज है 3 जनवरी और आपको भली भांति मालूम होगा कि आरक्षण विसंगति को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। सरकार ने 6,000 पदों को भरने का ऐलान किया विसंगति को दूर करते हुए, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है विसंगति तो 19,000 सीटों पर है, हमें 19,000 सीटें चाहिए, ये 6,000 कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी सूची
जारी होने के आसार कम हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थी थे आंदोलित, यहाँ पर बताया गया है। उसी का समाधान करने के लिए 6000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया गया था और 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने का ऐलान किया गया था। तो आज भी ग्रहण लगता दिख रहा है, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। लेकिन आपको वेट करना है, वेट के साथ साथ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, जिस खबर के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि डीएलएड, बीटीसी और बीएड प्रशिक्षुओं का क्या हाल होगा। 52 जिलों के सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड़ पर पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपकर मध्य प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, आप लोग बताइए। और निजीकरण के क्षेत्र में अगर स्कूलों को झोंक दिया जाएगा, प्राथमिक स्कूलों को झोंक दिया जाएगा, तो आप बताइए कि बीएड करने का क्या वैल्यू होगा, बीटीसी करने का क्या वैल्यू होगा, डीएलएड करने का क्या वैल्यू होगा। अब इससे विकास होता है या नहीं, या तो आप बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी करवाना बंद कर दीजिए, या तो आप इसे निजीकरण क्षेत्र में मत झोंकिए। निजीकरण में जिस तरह से व्यवस्थाएं दी जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर इस तरह से व्यवस्था देगा, उसी तरह से व्यवस्था करने का आप प्रयास करिए। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? बेचने से अच्छा है उसी ढर्रे पर चढ़िए जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर चलते हैं। तो क्या देश का विकास नहीं हो सकता? क्या आपको लाभ नहीं हो सकता है? खरीदने वालों को लाभ हो सकता है, जो खरीदेंगे। जैसे कि अडानी को आपने बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, उनको लाभ हो सकता है उसी सेक्टर से जो आप बेच रहे हैं। तो क्या उसी तकनीक को अपनाकर आप लाभ नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, लेकिन बेचना काम है तो बेचते जाइए। और यहाँ पर साफ साफ देखिए, मध्य प्रदेश की खबर है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत कर दी गई है। सरकार ने बड़ी ही चालाकी से शिक्षा के निजीकरण के विरुद्ध अध्यापकों, शिक्षकों को लामबंद नहीं होने दिया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आगे अवसर मिलेगा आपको भी निजीकरण क्षेत्र में जाने के लिए। तो क्या आप निजीकरण क्षेत्र में जाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। आरक्षित वर्ग की चयन सूची आज के एक समाचार पत्र में बताया गया है कि बेसिक शिक्षा में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को जारी की जाएगी। 4 और 5 जनवरी को जिलों में काउंसलिंग होगी। 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें करीब 6000 अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो किसी समाचार पत्र में बताया गया है कि सूची नहीं आएगी, किसी समाचार पत्र में बताया गया है कि सूची आएगी। तो आपको लगभग 4-5 बजे तक वेट करना है। अगली अपडेट है टीकाकरण को लेकर। देखिए, टीकों से आबादी पता चलेगी, जनगणना 2021 तक चलेगी। तो अब की बार जनगणना होने के आसार नहीं हैं। जैसा कि आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार जहां लाभ देखती है उसी तरह से कदम उठाती है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 12,695 करोड़ की होगी बचत। तो बचत के लिए जनगणना नहीं होगी, और जो टीकाकरण किया जा रहा है उसी के हिसाब से ब्यौरा जुटाया जाएगा और यह देखा जाएगा कि वास्तव में भारत की जनसंख्या क्या है। तो जब टीकाकरण से ही जनगणना के संबंध में जानकारी मिल जाएगी तो 12,695 करोड़ फूंकने की क्या आवश्यकता है, खर्च करने की क्या आवश्यकता है, उसे बचाने की आवश्यकता है। लेकिन जो 12,625 करोड़ रुपये बचेंगे, किस क्षेत्र में उसे लगाया जाएगा, सवाल है। जैसा कि रैलियों में सरकारी बसों का उपयोग किया जा रहा है, सरकारी बसों का उपयोग रैलियों में किया जाना चाहिए, सरकारी संपत्ति का उपयोग, तो ये सब पूर्णतः गलत है। फिलहाल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम जनता क्या सोचती है, बेरोजगार क्या सोचते हैं, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने जा रही है। 100% ऑथेंटिक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार रैलियां हो रही हैं, विधानसभा चुनाव का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आम जनता के मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। आपको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जिन्ना, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इसी पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे हैं ही नहीं। और आम जनता क्या सोचती है, बेरोजगार क्या सोचते हैं, इस बारे में जिक्र करूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाहिए ऐसी सरकार जो दिलाए सबको रोजगार, लेकिन मनरेगा वाला नहीं, क्योंकि मनरेगा से आप जीवन यापन नहीं कर सकते। रोजगार चाहिए, परमानेंट रोजगार चाहिए, जिससे जीवन यापन हो सके। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब की बार कौन से मुद्दे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
कि महंगाई, शिक्षा और सुरक्षा ही होगा सबसे बड़ा मुद्दा, और बेरोजगारी भी चरम पर है तो बेरोजगारी भी मुद्दा रहेगा। तो इन्हीं 4 मुद्दों पर जो बात करेगा, यानी कि महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा और बेरोजगारी पर, रोजगार देने पर, उसी को अब की बार मतदान होगा, उसी को मतदाता अपना बहुमूल्य मत देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में असल मुद्दे क्या हैं। जिस तरह से गोदी मीडिया के माध्यम से आपको हकीकत से रूबरू नहीं कराया जा रहा है, आपको नहीं बताया जा रहा है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं की जाएगी। आप कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें ये कहा जाए कि आगे आने वाले साल में हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे, और इतने रोजगार दे चुके हैं, इतनी नौकरियां दे चुके हैं, और किस किस क्षेत्र में दिए हैं। अगर इसका कोई बखान वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया जाए तो आप अपना बहुमूल्य वोट उन्हें दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अब राजनीति हो रही है वह हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार चाहिए, आपको जाति धर्म से मतलब क्या है? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, इससे मतलब क्या है भाई? हमें पेट भरना है, हमें अपना जीवन यापन करना है। आपके गांव में मुस्लिम भी होंगे, आपके गांव में सिख भी होंगे, आपके गांव में हरिजन होंगे, आपकी किससे लड़ाई होती है? आपको कौन कुछ कह रहा है? आप अपना कमा खा रहे हैं, वो अपना कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत है? तो जाति धर्म में बांटा क्यों जा रहा है? अभी आपको एक रोटी की आवश्यकता हो तो सरकार नहीं देगी। और जो 5 किलो अनाज की बात चल रही फ्री में, क्या मार्च के बाद फ्री अनाज मिलेगा? इसकी घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है। जो रिफाइंड तेल, जो चना, जो नमक आपको मिल रहा है, क्या मार्च के बाद आपको मिलेगा, या क्या चुनाव का लाभ लेने के लिए किया गया है? तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर लाभ देकर वोट लेने का प्रयास करेंगी तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जो राजनीतिक पार्टियां आम जनता के मुद्दे को उठाएंगी, महंगाई दूर करने की बात कहेंगी, और की होंगी सरकारी नौकरी पर बात करेंगी, बेरोजगारी पर बात करेंगी, अपनत्व का बात करेंगी, उन्हीं पर अब की बार मतदान होगा। तो क्या आप लोग सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीईटी में ग्रामीण क्षेत्रों में बने केंद्र होंगे निरस्त। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, डीआईओस को लेटर भेजा गया है। आपको बता दें, एनआईसी को भेजी गई केंद्रों की सूची परीक्षा 23 को होगी, जिसके संबंध में तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। एक सेंटर पर कम से कम 500 कैंडिडेट होंगे, जो जानकारी मिल रही है। अगली अपडेट है, टीईटी परीक्षा 23 को तैयारियां शुरू। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीआईओएस को भेजा पत्र। तो यहां पर पूरी जानकारी दी गई है। पेपर लीक मामला था, कई सेंटर बदल दिए गए हैं, कई सेंटरों को निरस्त भी कर दिया गया है। तो 23 तारीख को मानकर तैयारी करिए। अगर ओमिक्रॉन का खतरा नहीं बढ़ा तो परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा तो परीक्षा रद्द हो सकती है। अगली अपडेट है कि सपा एमएलसी पुष्पराज जैन की फार्मों पर 20 करोड़ की फर्जी बिलिंग और एंट्री, जैसा कि इसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी जो पहले आपको 150 करोड़ 200 करोड़ मिला था वह फर्जी था। वास्तव में एमएलसी पुष्पराज जैन हैं, जिनके यहाँ से केवल 20 करोड़ रुपया मिला है, वह अभी फर्जी बिलिंग की। अब यह ब्लैक मनी है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, देश में जितनी भी दुकानें, बड़े बड़े कारोबारी हैं, क्या आप मेडिकल पर जाते हैं, आप 20 रुपये की दवा लेते हैं, 30 रुपये की दवा लेते हैं, क्या सभी मेडिकल वाले आपको बिल देते हैं? नहीं देते हैं। तो यह टैक्स चोरी है। और मैं आपको बता दूं, बिल देना चाहिए। अगर आप बिल नहीं देंगे तो फंसेंगे। तो इन्होंने बिल नहीं दिया। मुनाफा कमाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में बिल देना सही नहीं समझा। तो यह इनके लिए गलत साबित हो रहा है। ये पकड़े आज जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 150 करोड़ 200 करोड़ मिला था, उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनका लेना देना है। ये एमएलसी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कारोबारी हो जो मैन्युफैक्चर करता हो किसी भी क्षेत्र का, कोई मेडिकल स्टोर वाला हो, सभी के सभी बिल नहीं देते हैं। अगर सभी की जांच हो जाए तो कम से कम किसी के घर 10 लाख, किसी के घर 15 लाख, जैसी दुकानें होंगी
किसी के घर 20 करोड़, किसी के घर 30 करोड़ मिलेंगे, लेकिन केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापा मारना, कारोबारियों पर छापा मारना, या बीएसपी के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर छापा मारना, कारोबारियों पर छापा मारना, यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और चुनाव के दौरान ऐसा होता पश्चिम बंगाल भी में आप लोगों ने देखा होगा। तो इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। हाँ, जो अन्य दुकानें हैं, जो मेडिकल स्टोर है इत्यादि हैं, या जो बड़े बड़े कारोबार, सभी पर छापा पड़ना चाहिए और सभी की जांच होनी चाहिए। क्या सभी पर जांच होती है? नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, सभी बिलिंग नहीं करते हैं। मैं ऐसी कई दुकानें जानता हूं कि जहां पर बिलिंग भी नहीं होती है। आप दवा लेने जाएंगे, 20 रुपये 25 रुपये की दवा लेंगे, 50 रुपये की दवा लेंगे, उसकी बिलिंग नहीं होती। तो वो पैसा कहाँ जाता है? क्या उसका टैक्स मिलता होगा सरकार को? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती की जांच के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। आपको बता दें कि दरोगा भर्ती 2021 में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतरा है। अभ्यर्थियों ने बलसान चौराहे पर घंटों प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया। निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर सोमवार से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परीक्षा रद्द होने वाली नहीं है। वर्तमान सरकार में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, 144 भी लग जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। धरने से कुछ नहीं बनने और बिगड़ने वाला है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तकनीकी विश्वविद्यालयों में इसी हफ्ते से ऑनलाइन कक्षाएं। दिल्ली के 5 तकनीकी विश्वविद्यालयों में करीब 2 माह चली दाखिला प्रक्रिया के बाद इस हफ्ते से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने जा रहा। ओमिक्रॉन को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची आज सार्वजनिक होने के आसार कम। आज के एक और समाचार पत्र में बताया गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली अपडेट है कि एक पाली में 50% बच्चों को बुलाए जाए निजी स्कूल में। इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आदेश कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया गया है। तो यानी कि जो पहले की स्थिति थी उसी ढर्रे पर स्थिति आ रही है। इस पर लगाम लगाना चाहिए और हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिससे ओमिक्रॉन का खतरा कम हो सके, हम ओमिक्रॉन से बच सकें। अगली अपडेट है कि प्रतियोगियों के लिए चुनौती लेकर आया 2022 का पहला महीना। 3 भर्ती संस्थान अलग अलग तारीखों में कराएंगे परीक्षा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इत्यादि भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियाँ हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भर्तियाँ हैं, कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियाँ हैं। तो सारा जिक्र किया गया है कि परीक्षाओं में आपको जो है प्रतिभाग करना है। ओमिक्रॉन का खतरा भी है, साथ साथ ठंडक भी है, सब कुछ एक पहल 2022 का है। और मैं आपको बता दूं 2022 का पहला महीना संकटपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको बता दूं ओमिक्रॉन का अगर खतरा बढ़ता रहा, केस बढ़ते रहे, तो परीक्षाएं भी कई रद्द होने के आसार भी हैं, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है, स्थगित होने के आसार हैं। तो फिलहाल परीक्षा के संबंध में कोई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है कि 15 से 18 उम्र वालों को आज से टीका। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है कि योगी आज देंगे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता। तो मैं आपको बता दूं 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता कर दिया गया है। तो चुनाव आने के बाद बढ़ जाते हैं रेट, और आपको मालूम होगा 500 पहले मिलता था, अब इसे 1000 किया गया है। तो अगर आप भरण पोषण भत्ता लेना चाहते हैं, आप उसके योग्य हैं, तो आपको बता दें इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पूरी जानकारी का यूट्यूब चैनलों के माध्यम से दी गई है। अगली अपडेट है ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा मानदंड कायम रहेगा, ऐसा केंद्र का कहना है। और मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस में जो एक बात थी कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा किया जाए आय, तो 8 लाख ही रहने वाला, जो पहले रेट निर्धारित किया गया था, जो पहले इनकम निर्धारित की गई थी। तो पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दी जाती है। और यहाँ पर देखिए उसी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। भरण पोषण भत्ता के संबंध में इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 97,000 शिक्षक भर्ती का मामला पेचीदा होता जा रहा है। सभी के जहन में एक सवाल है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं। तो आज लखनऊ में प्रदर्शन होने वाला है। प्रदर्शन बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या संख्या पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्या है। क्या आपको 97,000 शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं इस वर्ष
चुनाव से पहले आपको 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, हाँ 17,000 से पदों की संख्या बढ़ सकती है अगर आपका परिश्रम रंग लाया, संख्या बल दिखाई दिया। लेकिन कहिए 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मैं 1, 2, 3 लिखकर दे रहा हूँ।